में आ जाएगा, बहुत सिंपल सब है। ओके, तो हम लोग जितना चीज पढ़े हैं ना अभी तक, जो भी पढ़े हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो भी कंसेप्ट पढ़े हैं, वो सारे चीजों का यहाँ पे इसमें न्यूमेरिकल के थ्रू हम एक बार उसको फिर से रिवाइज भी कर रहे हैं। देखिए, द एवरेज एक्सेलरेशन इन वन टाइम पीरियड इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। यहाँ पूछ रहा है कि एवरेज एक्सेलरेशन जो होगा वन टाइम पीरियड में इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहाँ आपको क्या पूछ रहा है? एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है ना? एक्सेलरेशन नहीं पूछ रहा है। एक्सेलरेशन अगर पूछता तो ए वाला पार्ट हो जाता ना। यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है? एवरेज एक्सेलरेशन पूछ रहा है। ध्यान से समझिएगा, एवरेज एक्सेलरेशन ये है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द एवरेज एक्सेलरेशन इन वन टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा इसका? तो ऐसे देखिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसका जो नॉर्मल एक्सेलरेशन की बात होती तब तो ये हो जाता, ए एम ओमेगा स्क्वायर हो जाता। लेकिन एवरेज एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब है ये वाला आपका पार्ट जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? रीजन ये है कि आपका एवरेज एक्सेलरेशन का क्या है? सारे एक्सेलरेशन को, या हम ये भी कह सकते हैं, ये एक्सेलरेशन अगर हमको यहाँ से यहाँ तक निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का यहाँ पे भी अगर हम देखें, ये देखें यहाँ पे देखो, ये बात हमारी हो, अगर ये पेंडुलम वाला ही एग्जांपल हम बार बार लेके समझाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करें इस जगह पे, तो यहाँ पे एक्स क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, मीन पोजीशन में है। यहाँ पे क्या होता है? वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाता है, वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाता है। एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाता है? जब वेलोसिटी यहाँ मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन यहाँ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ये कंडीशन हम डिस्कस किए थे यहाँ पे एक्सेलरेशन का। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमारा वेलोसिटी क्या होगा? जब यहाँ पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी हो गया जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मैक्सिमम होता है, x इक्वल टू ए। उसके बाद यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा? यहाँ एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है यहाँ भी। और यहाँ एक्सेलरेशन की अगर हम बात करें, यहाँ भी सेम कंडीशन, जो ये वाला पोजीशन है वही जो यहाँ पे पोजीशन है, मान लो है P Q एंड ये R है, जो P का कंडीशन है वही यहाँ पे R का भी कंडीशन है। लेकिन यहाँ देखो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा और यहाँ क्या होगा? डायरेक्शन इधर होगा। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे टोटल के लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव एक निगेटिव कैंसिल आउट कर जाएगा। और यहाँ एक्सेलरेशन ऑलरेडी जीरो है, तो जब हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे एज ए होल, तो वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 जो डी है वो करेक्ट होगा। और आगे देखिए 7th नंबर, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, x लिखा हुआ है ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। The motion of particle is not simple harmonic motion. Simple harmonic motion with amplitude a plus b. Simple harmonic with amplitude a plus b by 2. Simple harmonic motion with amplitude a square plus b square का अंडर रूट। अब इसमें से दो सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऐड करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने, अगर आपको याद हो, तो हमने निकाला था कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर एक को x1 माने थे, x1 इक्वल टू A1 एम्पलीट्यूड लिए थे, साइन ओमेगा टी लिए थे, और दूसरा का जो एम्पलीट्यूड लिए थे वो x2 ले लिए थे, वो लिए थे A2 साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा लिए थे। ये पहले हमने डिस्कशन किया हुआ है डिटेल में इसका। इन दोनों को जब हम ऐड किए थे तो रिजल्टेंट को कैसे दिखाए थे? ऐसे दिखाए थे। ये आपका डेल्टा क्या होता था? ये डेल्टा हो जाता था, ये आपका जो है A2 हो जाता था, एंड ये A1 होता था, यही होता था। इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो निकाले थे A इक्वल टू ये रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस डेल्टा होता था। ये हमारा रिलेशन ऑलरेडी निकाला हुआ है, ये डिराइव किए हुए थे रिलेशन। अब इसमें ये बताओ कि जब इसको हम दोनों को देख रहे हैं तो यहाँ डेल्टा कितना है? यहाँ ये साइन में है, ये कॉस में है। ये ध्यान रखिए, जब मैंने वो बताया था
तो उस समय भी बोला था कि ये साइन है तो ये भी साइन मैंडेटरी है, होना जरूरी है, दो तभी हम दोनों को ऐड कर सकते हैं, दोनों का जो है फंक्शन सेम होना चाहिए। देखो ये साइन है, ये कोसाइन में है, तो ये दोनों फंक्शन सेम नहीं है, हम इसको ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐड करेंगे। तो इस साइन में और कॉस में ये फेज डेल्टा क्या है, फेज डिफरेंस है ना। तो फेज डिफरेंस कितना होता है साइन और कॉस में, बताइए। साइन और कॉस में फेज डिफरेंस कितना होगा, बताए थे आपको। जैसे ये बी है, मान लिया कॉस ओमेगा टी है ना, कॉस ओमेगा टी है, तो इसको देखिए हम ये भी लिख सकते हैं बी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू भी लिख सकते हैं। ये वाला और ये वाला दोनों एक ही है, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। साइन साइन ए इंटू कॉस बी कर देंगे प्लस कॉस ए, ये फॉर्मूला होता है ये। तो ये वाला हमारा हो जाएगा, यानी कि अब इस इक्वेशन को, ये जो दिख रहा है बी कॉस ओमेगा टी, इसको हम लिख सकते हैं बी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये लिख सकते हैं। तो अब ये वाला पहला पार्ट हो गया, दूसरा वाला में भी साइन आ गया। अब डेल्टा कितना हो गया, यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू पाई बाई टू हो गया। तो अब आप इस फॉर्मूला में रख के मुझे बताओ कितना आएगा इसका एम्पलीट्यूड। इस फॉर्मूला में A1 के जगह पर है A, A2 के जगह पर है B, और डेल्टा के जगह पर आपका हो गया 90 डिग्री। तो इस फॉर्मूले में आप यूज करो इसको और बताओ कितना आता है इसमें यूज करके, जल्दी से। A1 के जगह पर आपने A पुट कर दिया, इसके जगह पे A2 के जगह B पुट कर दिया, cos 90 जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब है ये वाला ऑप्शन आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपका प्रॉब्लम नंबर 8। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय r इक्वल टू ai cos ओमेगा टी प्लस j sin ओमेगा टी। द मोशन ऑफ पार्टिकल, ये पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, इससे इस तरह का इक्वेशन दे दिया। यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो r इक्वल टू आई ए कॉस ओमेगा टी प्लस जे ए साइन ओमेगा टी, है ना। ये पहले ही वाले की तरह है, इससे तरह सेवेंथ क्वेश्चन के तरह ही है ये भी, कि इस दोनों के बीच अगर फेज डिफरेंस देखा जाए तो कितना है, 90 का है यहाँ भी। अभी जो इससे 7 वाला में जैसा था बिल्कुल वैसे ही है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आई ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू प्लस जे ए साइन ओमेगा टी, एक ही है ये। इसको कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया। तो जब कॉस को आपने साइन में कन्वर्ट कर दिया, ये कॉस जो था ये साइन में कन्वर्ट हो गया, ये देख साइन में हो गया। ये तो साइन में है ही, बी वाला साइन ए जे ए साइन ओमेगा टी। अब देखो आई का मतलब क्या है, ये एक्स एक्सिस पे है, और जे का मतलब क्या है कि ये वाई एक्सिस पे है। यानी कि दोनों कैसा है कि एक जो है आपका एक्स एक्सिस पे है और दूसरा आपका किधर है, वाई एक्सिस पे है। तो एक्स और वाई एक्सिस का मतलब ये हुआ कि दो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है हमारे पास। एक कैसे है, एक्स एक्सिस पे है, और दूसरा किस पे है, जे के वजह से वाई एक्सिस पे है। और दोनों का एम्पलीट्यूड क्या है, सेम है, ए ही है। तो यानी इसका भी एम्पलीट्यूड ए, इसका भी एम्पलीट्यूड ए। तो अब इस दोनों के वजह से जो रिजल्टेंट बनेगा, जो रिजल्टेंट बन के आएगा एक्स और वाई की वजह से, तो अब देखो ये ए तो होगा नहीं इसका एम्पलीट्यूड, बी भी नहीं होगा इसका एम्पलीट्यूड, ए प्लस बी भी नहीं हो सकता है क्योंकि ये एक्स एक्सिस में दोनों नहीं है या दोनों वाई एक्सिस में भी नहीं है। ओ सॉरी, हम ये वाला देखने लगे। ओके ओके, ये वाला देखें हम, 8 है ना, मैंने यहाँ खींच दिया, ये गलत। ये वाला जो है ये वाला है। तो इसमें क्या है, सिंपल हार्मोनिक ये वाला है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक।
ऑन ए स्ट्रेट लाइन पे, एक ही स्ट्रेट लाइन पे ये नहीं होगा क्योंकि एक एक्स एक्सिस पे है और दूसरा किस पे है, वाई एक्सिस पे है। ऑन ए सर्किल विथ अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब क्या है, जब इसको एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन की बात नहीं, ये पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ये, तो अब इसको आप करेंगे क्या कि जब एक्स और वाई में ये है तब इसका जो है ना कि ये रिजल्टेंट जो मिलके आएगा वो एक सर्किल बनेगा, क्योंकि इस दोनों का क्या है, एम्पलीट्यूड सेम है। अगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं होता तो सर्किल नहीं होता, कुछ और बन जाता, पैराबोला बन जाता या एलिप्स बन जाता। अगर ये दोनों का, ये वाला एक्सिस को हम लोग क्या कहते थे, सेमी मेजर एक्सिस, और इसको सेमी माइनर एक्सिस कहते थे। तो ऐसा अगर हो जाता, एम्पलीट्यूड अलग होता, जैसे पहले वाले के केस में था, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो आ गया, अगर ये दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो जाता तो एक सर्किल बन जाएगा। एम्पलीट्यूड सेम नहीं होने की वजह से वो एक एलिप्स बनेगा, लेकिन यहाँ एम्पलीट्यूड सेम है तो ये क्या हो जाएगा, ये मोशन आपका सर्किल बन जाएगा, ये सर्कुलर मोशन होगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन तो होगा ही होगा, साथ साथ ये मोशन क्या होगा, सर्कुलर हो जाएगा आपका। 9th वाला पे आइए। The particle moves on the x-axis according to the equation x equal to a plus b sin ओमेगा टी। अब x का जो इक्वेशन दे रखा है डिस्प्लेसमेंट का, a कर दिया प्लस b लिख दिया, साइन ओमेगा टी कर दिया। अब जो हम लोग जो भी इक्वेशन अभी तक लिखे थे वो क्या होता था कि वो हमारा ये होता था कि x का जो इक्वेशन लिखते थे वो हमारा ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा होता था। लेकिन यहाँ पे देखिए कि दोनों का एडिशन हो गया, ये एक कांस्टेंट नंबर भी यहाँ दे दिया, उसके बाद ये वाला जो वैल्यू है ये आपको चेंज करेगा, कभी 0 होगा, कभी b हो जाएगा, कभी -b हो जाएगा, ये वाला वैल्यू चेंज करेगा। लेकिन ये वाला वैल्यू तो फिक्स है, ये टाइम के साथ ये चेंज नहीं करेगा, ये हमेशा ये क्या हो गया, एक कांस्टेंट वैल्यू है। ये क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब आपको क्या पूछ रहा है, द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक विथ एम्पलीट्यूड। अब आपको बताना है कि ये मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक तो है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड बता दीजिए कि कितना होगा इस मोशन का। सिंपल हार्मोनिक तो है लेकिन इसका एम्पलीट्यूड बता दीजिए कि इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड कितना होगा। देखो ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रहा है। अब बताओ इसका एम्पलीट्यूड कौन सा होना चाहिए। ओके, सो ऑप्शन आपका जो बी है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। ये बी वाला ऑप्शन क्यों करेक्ट हुआ, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होने के लिए आपको जरूरी है कि ये साइन हो या कोसाइन हो, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये एम्पलीट्यूड आपका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा आपका, ये बी वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट होगा। अब आइए 10, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये कह रहा है रिप्रेजेंट टू सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें से आधा ही क्वेश्चन इस पे आया है, अगला वाला पार्ट हम बताते हैं आपको। ये इसमें पूछ ये रहा है इस क्वेश्चन में कि द पैरामीटर्स, अब ये क्वेश्चन है इसके आगे है ये, द पैरामीटर्स द पैरामीटर विच हैज डिफरेंट वैल्यू, इस पैरामीटर्स नहीं है, द पैरामीटर विच हैज different values which has different values in the two motions। पहला वन में कह रहा है डिफरेंट वैल्यू क्या होगा इस दोनों मोशन में बताइए। एक कह रहा है फर्स्ट वन इज एम्पलीट्यूड, सेकेंड चॉइस इज फ्रीक्वेंसी, थर्ड चॉइस इज सी चॉइस इज फेज, and D last choice is
मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी आपके पास इस फिगर में टू सिंपल हार्मोनिक मोशन है। ये ए है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन, बी है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन, और दोनों में पूछ रहा है कौन सा पैरामीटर इसमें से डिफरेंट है दोनों मोशन के लिए। कह रहा है कि एम्पलीट्यूड अलग है, उसके बाद कह रहा है आपका फ्रीक्वेंसी अलग होगा, या फेज अलग होगा, या मैक्सिमम वेलोसिटी जो है ये अलग है। क्या है इसमें से आपको बताना है। दो मोशन है, बताइए दोनों में क्या आपको अलग दिख रहा है। एक मोशन यहाँ ए है, इसका डायरेक्शन इधर है देखो, फिर यहां से आया यहां पे ही पहुंचा, यहां से पहुंच करके फिर क्या है ये इसी जगह पे आ गया, लेकिन डायरेक्शन ऐसे चेंज हो गया, फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचा। दूसरे वाले का दिखा रहा है क्या, ये इस डायरेक्शन में चला, ये एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचा, फिर यहां से वापस होने लगा, फिर ये क्या कहते हैं मीन पोजीशन को पहुंचा, और फिर ये एक्सट्रीम पोजीशन को पहुंचा। तो इसमें से कौन सा पार्ट डिफरेंट है इसका। एम्पलीट्यूड देखो यहां से यहाँ एम्पलीट्यूड सेम दिख रहा है, एम्पलीट्यूड जो है सेम दिख रहा है आपका, देखिए, क्योंकि यहां से यहां तक जितना है इसके केस में भी यहां से इतना ही है, लेंथ यही है, इसमें नहीं डिफरेंट है। एम्पलीट्यूड आपका डिफरेंट नहीं है ये, या यहां से यहां लेंथ देखिए, या यहां से यहां लेंथ देखिए, सब एक ही दिख रहा है। उसके बाद क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये भी है ये भी है। इसमें क्या कहेंगे, एक जा रहा है इस डायरेक्शन में स्टार्टिंग में, दूसरा किधर जा रहा है इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब बताओ क्या अलग होगा इसका। फ्रीक्वेंसी भी अलग नहीं है, क्योंकि दोनों सेम स्पीड से जो है मूव कर रहा है, फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम है इसमें। एम्पलीट्यूड भी सेम है, ये डिफरेंट नहीं है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है। अब ये फेज बच गया, फेज जो है यही इस दोनों का डिफरेंट है। फेज का मतलब है एक ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा इसके अपोजिट। फेज डिफरेंस दोनों के बीच 180 का है, पाई का डिफरेंस है फेज डिफरेंस दोनों के बीच। तो इसलिए जो डिफरेंस है वो फेज डिफरेंस है दोनों के बीच। मैक्सिमम वेलोसिटी में भी कोई डिफरेंस नहीं है। मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, मीन पोजीशन में पहुंचेगा, दोनों आइडेंटिकल है, सेम दिख रहा है, तो इसका मतलब है इसमें आपको फेज जो है वो डिफरेंट है। देखिए क्या कह रहा है, ए स्टूडेंट सेज दैट ही हैड अप्लाइड ए फोर्स F इक्वल टू माइनस के रूट एक्स। ने कहा कि उसने जो फोर्स लगाया है उसका इक्वेशन है F इक्वल टू माइनस के रूट एक्स है ऑन ए पार्टिकल, एंड पार्टिकल मूव्ड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। पार्टिकल ने कैसा मूव किया है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव किया। ही कंफ्यूजेस टू टेल वेदर के इज कांस्टेंट और नॉट। तो यहाँ के कांस्टेंट है या नहीं कांस्टेंट होगा, उसको कंफ्यूजन है। assuming that he has worked only with positive x, उसने केवल पॉजिटिव x के लिए बात किया है, एंड नो अदर फोर्सेस एक्ट ऑन इट, उस पर कोई दूसरा फोर्स एक्ट नहीं किया है। अब देखिए इसमें अगर k का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा तो सारा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि निगेटिव में किसी का भी वैल्यू आप जब लिखोगे, रूट अगर -1x हो गया तो ये तो इमेजिनरी नंबर हो जाता है, ये नॉट रियल नंबर, ये इमेजिनरी नंबर हो जाता है। तो हमारा जो है ये जो है कि क्या कहते हैं आपका ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही नहीं होगा वो। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि ये जो फोर्स लगाया ना, ये ऐसा फोर्स था कि ये माइनस के रूट एक्स हो गया ये। जबकि हम लोग क्या पढ़े हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, एफ इक्वल टू हमने ये पढ़ा है ना माइनस के इंटू एक्स होना चाहिए, लेकिन ये स्क्वायर रूट में आ गया। हमने तो ये वाला इक्वेशन पढ़ा है, ये वाला, लेकिन यहाँ रूट एक्स वाला तो नहीं पढ़ा है। लेकिन उसने कहा कि वो ऐसा फोर्स लगा दिया, मूव्ड इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन में मूव किया है वो इस फोर्स की वजह से। तो अब पूछा जा रहा है कि के इज कांस्टेंट और नॉट, के कांस्टेंट है कि नहीं है ये बता दीजिए। अब के को जो है हमारे पास जो ये फोर्स होता है के इक्वल एफ इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, निगेटिव डायरेक्शन तो ठीक दिखा रहा है, लेकिन ये रूट वाला जो चक्कर है ये बड़ा जो है कि रूट इसमें जो है आ गया, उसके वजह से कंफ्यूजन पैदा हुआ। अब कह रहा है आपके पास चार चॉइसेस है,
एज एक्स इंक्रीजेस के ऑल्सो इंक्रीजेस, जब एक्स बढ़ेगा तो के भी बढ़ेगा। एज एक्स इंक्रीजेस के डिक्रीजेस, एक्स इंक्रीज किया तो के डिक्रीज कर जाए, पहला कंडीशन है एक्स इंक्रीज हुआ तो के भी इंक्रीज हो जाए। दूसरा है एक्स तो इंक्रीज हो बट के डिक्रीज हो जाए। तीसरा है एक्स इंक्रीजेस के रिमेन्स कांस्टेंट, एक्स जो है ये इंक्रीज होता है बट के जो है क्या हो जाएगा कि ये कांस्टेंट हो जाए, के में कोई चेंज नहीं है। और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन नॉट बी सिंपल हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक नहीं हो सकता है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है इसमें? ऑप्शन सी। सी वाला तो नहीं है बेटा, ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट आंसर, ये नहीं है। और बताइए। ओके, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब आगे आइए, दूसरा वाला क्वेश्चन देखिए। द टाइम पीरियड ऑफ ए particle in a simple harmonic motion is equal to time between consecutive appearance of the particle at a particular point in its motion. This point is, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? जैसे ये देखिए, ये अगर हम किसी ऐसे ले लें, इस तरीके का अगर हम ये डायग्राम खींचे तो यहां से यहां तक का जो होता है, ये इसको डिस्टेंस के हिसाब से इसको वेवलेंथ लैम्डा कहते हैं, और टाइम पीरियड के हिसाब से इसको हम लोग क्या कहते हैं? टी कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। ये इसका वेव का इक्वेशन, ये जो है प्लॉट के अकॉर्डिंग जो है इसको टाइम पीरियड और वेवलेंथ लैम्डा जो है डिफाइन करते हैं। किसी भी दो कंसेक्यूटिव, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब इसके बेसिस पे सोच के आप बताइए कि ये जो होगा दिस पॉइंट इज, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? जो टाइम पीरियड में जो हम डिफिनेशन इसको बताएं यहां से यहां, तो इस पॉइंट को क्या कहते हैं? द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन नहीं है, मीन पोजीशन पे आपका एक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन पे जीरो हो जाता है। ऑप्शन सी। बी ना? हाँ ठीक है। एंड एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन ही है, एम्पलीट्यूड जब ये आ गया तो ये एक्सट्रीम पोजीशन ही को एम्पलीट्यूड कहते हैं इसको। तो एक एम्पलीट्यूड से दो एम्पलीट्यूड तक, है ना, इसको कहते हैं। ओके, उसके बाद बिटवीन मीन पोजीशन एंड हाफ एक्सट्रीम, ये भी नहीं है। बिटवीन मीन पोजीशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात पूछा गया इस क्वेश्चन में, कि जो डिफिनेशन हम लोग जो डिफाइन करते हैं, ये दोनों ट्रफ या दोनों क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस को ही एक टाइम पीरियड कहते हैं या एक वेवलेंथ कहते हैं। यहाँ ये भी हो सकता है, तो है तो ये भी मीन एक्सट्रीम पोजीशन ही, एम्पलीट्यूड ये निगेटिव डायरेक्शन में है लेकिन है तो एम्पलीट्यूड ही। ओके, अब देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन। The time period of a particle in simple harmonic motion is equal to the smallest time between the particle acquiring a velocity v, the value of v is, यानी क्या मतलब हुआ? The time period of a particle in simple harmonic motion is equal to the smallest time between the particle acquiring a velocity v, the value of v is, v क्या होगा? v max 0, between v and v max, between 0 and minus v max। 0। ये कैसे समझे जीरो? क्योंकि वो टाइम पीरियड और स्मॉलेस्ट टाइम। तो ये आपका हो जाएगा v max हो जाएगा। इसके बाद वाला भी सोच के बताइए क्या होगा, फोर्थ वाला। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड इज, एक टाइम पीरियड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एक टाइम पीरियड में? वन टाइम पीरियड में व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? ए, 2a, 4a, 0।
0. हाँ, गुड, इट विल बी 0 बिकॉज आपका जो डिस्प्लेसमेंट है एक टाइम पीरियड में, यानी जहां से चला फिर वहीं तो पहुंचेगा, तभी तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, एक टाइम पीरियड कहलाएगा। ये जैसे यहां से चल के यहीं पे फिर आ गया, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। द डिस्टेंस मूव्ड बाय द पार्टिकल इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड, डिस्टेंस कितना चलेगा, अब ये बताइए। डिस्प्लेसमेंट तो आपने बिल्कुल करेक्ट बताया, और डिस्टेंस कितना चलेगा। डिस्टेंस ये यहां है, मान लिया x इक्वल टू 0 पे है, तो डिस्टेंस कितना चलेगा। मान ली यहीं से गया, ऐसे जाता, ऐसे आता, फिर ऐसे जाता, फिर ऐसे आता, तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाता, बट डिस्टेंस कितना होगा। यानी कि x यहां से a ऐसे गया, फिर a वापस हुआ 2a हो गया, फिर a गया 3a, फिर a इधर से वापस आ गया 4a, तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा 4a। ये है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कंसेप्ट, यहां भी इसको रिवाइज कराया। ये है, आपको दे रखा है कि एनर्जी जो है ये हाफ के ए स्क्वायर होता है, और के का वैल्यू एम ओमेगा स्क्वायर होता है। सपोज the oscillating particle is replaced by another particle of double the mass while the amplitude a remains the same, the new mechanical energy। अब इसका नया मैकेनिकल एनर्जी आपको खोजना है। मास को क्या कर दिया गया इसका, द मास अनदर पार्टिकल है जिसका मास जो है इससे डबल है, और एम्पलीट्यूड इतना ही रखा गया है, ए रिमेन्स द सेम, तो नया मैकेनिकल एनर्जी इसका कितना हो जाएगा, ये बताना है आपको। तो हम आपको ये बता दें कि ये इसका ऑप्शन डी है, ये आपको सोच के हमको बताना है ये कैसे आएगा। ये नहीं चेंज करता है, मास कुछ भी हो ये इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि मास के इफेक्ट पड़ने से टोटल एनर्जी जो है इफेक्ट नहीं करता है। ये एक बार आपको सोच के बताना है, क्योंकि अभी ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा।